Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. IPC का जो लास्ट लेक्चर था मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग वो मैं जो है आपको करवा चुकी हूँ और वैसे मैंने कंसेप्ट तो क्लियर करवा दिया था, लेकिन कुछ एक केसेस जो रह गए थे बाउंड बाय लॉ से हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज का लेक्चर जो वहां से कंटिन्यू करेंगे, फालतू की इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। जितना फास्टली हो सकता है मैं सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करूंगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। बाउंड बाय लॉ क्या होगा, देखिए सेक्शन 43 जो है आईपीसी का एक्सप्लेन करता है कि लीगली बाउंड टू डू, कि कोई टर्म एक दी हुई है उसमें लीगली बाउंड टू डू, कि लीगली तौर पर, इलीगल नहीं, वैध तौर पर जो बाउंड है किसी एक्ट को करने के लिए। एज एक्ट्स विच इफ ओमिटेड, अगर मान लो उसको ओमिट कर दिया जाता है, उस एक्ट को ना किया गया, वुड अमाउंट टू कमीशन ऑफ एन इलीगलिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा कि इलीगलिटी हो जाएगी किसी पर्सन की। व्हेन अ पर्सन मेड अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट, मान लीजिए एक पर्सन है जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट देता है बाय डिपोजिंग अ विटनेस, विटनेस के तौर पर, ही कैन नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, उसे इस सेक्शन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, एज इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स एज ए विटनेस। मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई विटनेस आया है कोर्ट में, एक हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कोई मान लो ए है, कोर्ट में आया, उसको गवाही दे दी थी कि क्या उस रात को मर्डर हुआ था, क्या रीता नाम की लड़की ने मर्डर किया। तो वो आके क्या करता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में आके वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम इन द सेंस दैट वो कहता है कि ये जो लड़की है जिसकी आप बात कर रहे हो, इसने मर्डर क्या किया है, हो सकता है ये इसने तो मर्डर किया ही होगा, क्योंकि ये तो बदचलन है, ये तो गलत धंधे करती है, ये तो बार डांसर है, ये है वो है। यानी कि उस लेडी के खिलाफ विटनेस देने आया है मर्डर को शो करने के लिए, लेकिन वो लेडी के खिलाफ जो है अलग अलग से डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहा है, गलत वर्डिंग का यूज कर रहा है। तो यहां पर ये माना जाएगा कि इस बाउंड बाय लॉ की कैटेगरी में वो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट ये नहीं कहता कि आप आइए और किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पर आप उंगली उठाइए, किसी के चरित्र का आप हनन कीजिए, ऐसा कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अगर वो कोई ऐसी डेफेमेटरी स्टेटमेंट देता है एज ए विटनेस के तौर पर, फिर भी उसे डेफेमेशन का केस उस पर चलाया जा सकता है, तो वो इस बाउंड बाय लॉ के अंडर फॉल नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अ पर्सन हु चार्ज्ड विद द किडनैपिंग ऑफ ए माइनर गर्ल, एक व्यक्ति है जिस पर आरोप लगे कि उसने एक माइनर लड़की का किडनैप कर लिया। प्लीडेड दैट, उसने इस बात का प्लीड लिया कि ही डिड सो, उसने ये इसलिए किया क्योंकि लड़की की मदर ने उसको कहा था कि उस माइनर गर्ल को आप ले जाओ। हिज डिफेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड, उसका जो डिफेंस है वो स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि एज ही वाज नॉट बाउंड बाय लॉ टू ओबे द ऑर्डर्स, वो बाउंड बाय लॉ नहीं था, ये कंपल्सरी नहीं था कि लड़की की जो मदर है वो उसकी बॉस है और उसको उसके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, बाउंड बाय लॉ नहीं है, तो कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया नहीं, आपने चाहे उस मदर की परमिशन से या मदर के ऑर्डर से आप लड़की को ले गए हो, लेकिन आप माइनर गर्ल को किडनैप कर रहे हो, तो आपको उसके लिए सफिशिएंट जो पनिशमेंट प्रोनाउंस है, जो प्रोविजंस में दिया हुआ, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो कोर्ट ने ऐसे मैटर में के जो सजा है वो दी थी। अब आगे हम बात करते हैं एक्ट डन अंडर ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर अथॉरिटी। अब ये बात कर रहा है कि जो एक्ट आप कर रहे हो वो आपके किसी सुपीरियर अथॉरिटी, आपके जो बड़े अधिकारी ने आपको कहा कि आपको ये जो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आपका जो सीनियर अधिकारी है वो आपको गलत ऑर्डर कर रहा है और आपको पता है कि वो गलत ऑर्डर कर रहा है, फिर भी आप गलत ऑर्डर को फॉलो करते हो, तो क्या वो ऑर्डर भी फॉलो करने के लिए आप बाउंड हो? तो उस सेंस में अगर हम पर्सनली देखें तो उस सेंस में एक सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है वो हायर अथॉरिटी के लिए बाउंड नहीं है कि उसके गलत ऑर्डर को, इलीगल एक्ट को वो जो है फॉलो करे। तो ऐसा ही कुछ मैटर अगले केस में आ रहा है, वेयर द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर आर इलीगल। मान लो जहां सुपीरियर अधिकारी के जो ऑर्डर इलीगल है, इट विल नॉट हैव द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर की कोई लायबिलिटी नहीं है कि जो इलीगल ऑर्डर है उसको माने। इसके लिए रिगार्डिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह का केस है। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन वाज दैट, इसमें प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि द डिसीज्ड एंड हिज ब्रदर वर शॉट डेड बाय द पुलिस, कि वो और उसके भाई जो है, जो मर गया है और उसका भाई है, उसको पुलिस के द्वारा मारा गया था एट पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड ब्रूटली मर्डर, और बहुत ही निर्दयता से उनका मर्डर हुआ था। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस, इसमें डिफेंस क्या लिया गया कि जो अक्यूज है, जो कांस्टेबल था और बाउंड बाय लॉ था कि उसे ऑर्डर मानने थे सुपीरियर ऑफिसर के। बोथ द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम हाई कोर्ट हैड केट दैट, ये बात कही कि जस्टिफाइड द ऑर्डर टू ओपन फायर, कि फायर करना
द अक्यूज्ड वाज एंटाइटल्ड द प्रोटेक्शन, तो उस मामले में उसको एंटाइटल किया गया 76 के तहत उसको प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि उसने अपने अधिकारी की जो बात मानकर ये काम किया था। ही वाज बाउंड बाय लॉ। अगर हम देखें इसी चीज को अगले केस के अंदर दक्खी सिंह वर्सेस स्टेट, उसमें क्या हुआ था, अक्यूज अरेस्टेड द डिसीज, अक्यूज ने डिसीज को जो मर गया था उसको अरेस्ट किया। ये उस पर शक था कि वो एक थीफ है, और डिसीज ने जब उस डिजीज जो मर गया था यानी कि जिस पर थीफ का शक था उसने भागने का प्रयास किया, एक्यूज ने फोर्स का यूज किया जिससे उसकी डेथ हो गई। दो, हालांकि सेक्शन 46 सीआरपीसी ये बात कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है कोई भी साधन यूज कर सकता है, कैन यूज ऑल नेसेसरी मीन्स टू अफेक्ट अरेस्ट के लिए, बट इट ऑल्सो स्टेट दैट इट डज नॉट गिव द राइट टू कॉज डेथ। पर यह बात भी कहता है कि राइट टू कॉज डेथ आप नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति की हु इज नॉट एक्यूज, और जो उस ऑफेंस का एक्यूज नहीं है, जहां पर डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, यानी कि या तो डेथ की पनिशमेंट हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो, उसके अंदर जो है डेथ कॉज की जा सकती है अरेस्ट के दौरान। लेकिन यहाँ पर थीफ था, चोरी के आरोप में था, चोरी के आरोप में आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। उस मामले में कोर्ट ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया। सो इट वाज हेल्ड दैट, और ये बात कही गई, सिंस द डिजीज वाज ओनली सस्पेक्टेड ऑफ थेफ्ट, वो सिर्फ एक थेफ्ट का डाउट था उसके ऊपर। सेक्शन 76 एंड 79 आईपीसी कहीं भी ऐसी बात को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि आप किसी व्यक्ति को शूट कर दो और उसे मार दो। फिर प्राइवेट पर्सन जो बाउंड बाय लॉ है और जो असिस्ट करते हैं पुलिस को, मान लो प्राइवेट पर्सन से कई बार पुलिस पूछती है क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति आया आपने देखा है, वो कहते हैं जी 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 देखा है, हमने देखा है। तो कह रहा है कि जो प्राइवेट पर्सन है बाउंड बाय लॉ है, और जिनको ये कहा गया है कि आपने पुलिस को असिस्ट करना है, पुलिस को सूचना भी देनी है, तो सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी जो है उसके तहत जो अगर कुछ काम किया जाता है तो सेक्शन 76 में उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर बात आती है सेक्शन 35 सीआरपीसी में क्या बोला गया है। सेक्शन 35 सीआरपीसी कहता है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। जो जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं वो जो पावर को कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड में दूसरे प्रोविजन के होते हुए भी द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज, जो जज और मजिस्ट्रेट की जो पावर है उसको सक्सेसर इन ऑफिस के तहत आप कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो एसपी है वो जो है आगे नीचे वाले अधिकारियों की पावर को भी रख सकता है, और दूसरे जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह आगे उस पावर को कन्फर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। ये तो जस्टिफाइड बाय ये तो बाउंड बाय लॉ के मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे जस्टिफाइड बाय लॉ में। इसमें जो है राज कपूर वर्सेज लक्ष्मण का एक लैंडमार्क केस है 1980 का। अगर आपने सत्यम शिवम सुंदरम मूवी देखी, हालांकि उस फिल्म में काफी ऐसे सीन्स है जो देखना थोड़ा सा फैमिली के साथ मुश्किल है, हमें थोड़ा सा इनकंफर्टेबल फील करवाता, बट वो फिल्म जो है काफी अच्छा लॉजिक लेके आई हुई है। तो उस फिल्म के अंदर क्या है, पेटिशनर जो था वो, पेटिशनर मतलब राज कपूर की वो फिल्म थी, आर के बैनर्स की फिल्म थी, सत्यम शिवम सुंदरम का जो फिल्म का नाम था ही वाज प्रोसिक्यूट। उसको कहा गया कि सेक्शन 292 में जो है ऑब्सिन सीन्स के रिगार्डिंग जो उसको कहा गया कि उसकी जो मूवी है वो ऑब्सिन है, उसमें भद्दे सीन है और इनडिसेंट है, यानी कि उसमें कोई गरिमा ही नहीं है। पेटिशनर हु वाज द प्रोड्यूसर, जो फिल्म का प्रोड्यूसर था, उसने उससे चैलेंज किया क्रिमिनल प्रोसीडिंग की इस ग्राउंड पर कि हालांकि ये जो है सेंसर बोर्ड से सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1950 के तहत सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने इसे पूरी तरह से सर्टिफाइड कर दिया है, तो कोई भी प्रोसिक्यूशन उस पर नहीं चलना चाहिए। इट वॉज कंटेंटेड, और ये बात भी कही गई कि द सर्टिफिकेशन ऑफ द फिल्म, जो फिल्म का सर्टिफिकेट होता है सेंसर बोर्ड प्रोवाइड करता है, और जो अगर मान लो सेंसर बोर्ड कहता है कि ऑब्सीन है तो उसमें से सीन कट किए जाते हैं, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने ये बात कह दी, मान लो किसी एक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दी गई है, और जब तक वो पर्टिकुलर अथॉरिटी कोई आपके जजमेंट नहीं देगी तो आप कैसे अनुमान लगाओगे क्या कुछ है, तो उस चीज को क्वेश्चन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इंस्टेंट केसेस द पेटिशनर ने सर्टिफिकेट लिया था पब्लिक एग्जीबिशन का, दे एक्टेड ऑन द बोनाफाइड, उसका बोनाफाइड बिलीफ था, और जस्टिफाइड बाय पब्लिक एग्जीक्यूशन, तो इसलिए जो है सेक्शन 79 में उसको प्रोटेक्शन दी गई थी कि जस्टिफाइड बाय लॉ था। फिर सुशील अंसल वर्सेस स्टेट का केस है ये केस जो है उपहार थिएटर के बारे में, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी दिल्ली में हुई थी उससे रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, यहाँ पर वर्ड यूज होगा रिफ्यूज, ये रिफ्यूटेड वर्ड नहीं है, ये वर्ड जो है वो है रिफ्यूज वर्ड। लिख देती हूँ फिर आपको कोई दिक्कत ना आए कि मिस्टेक क्या है, मैम ने कौन से, ये मिस्टेक है रिफ्यूज, और ये वर्ड जो है ये इसकी जगह रिप्लेस आप कर सकते हैं, काट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्यूज है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था। सुशील अंचल है, इन्होंने इसमें ये लिया था अपना एक तरीके से डिफेंस लिया था
एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सेप्शन में फॉल कर रहे थे अपने आप को। आर्ग्यूमेंट आए थे अपेलेंट्स के, ये कहा कि जो राज कपूर का केस उसमें गुड फेथ से किया था और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था कंसर्न अथॉरिटी। इसी तरीके से इसमें क्या था, इसने ये बात कही कि मैंने भी जो है एक सर्टिफिकेट लिया था उस एरिया की जो म्युनिसिपैलिटी है वहां से सर्टिफिकेट लिया हुआ था कि मैं किस प्रकार से मूवीज को वहां पर जो है एग्जिबिट करवा सकता हूँ, कैसे जो फिल्म को वहां पर लगा सकता हूँ। तो अदर अरेंजमेंट जो है मुझे सर्टिफिकेट और लाइसेंस मिले हुए थे, तो मुझे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। एपेक्स कोर्ट ने कहा नहीं, राज कपूर वाला मैटर और ये वाला मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्जर्विंग दैट द अपीलेंट्स बीइंग ऑक्यूपायर, सिनेमा हॉल के ऑक्यूपायर है, सिनेमा हॉल आपके कब्जे में है और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके अंदर ये ध्यान रखिए कि जो लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस साइड से आ रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, आग वगैरह लग गई थी, इतना धुआं हो गया था और एक मेन गेट खुला था और उस मेन गेट से भी इतनी भगदड़ मच गई तो काफी लोगों की डेथ हुई थी। तो कोर्ट ने ये बात कही कि आप जो है ड्यूटी टू केयर के अंदर फॉल करते हो, विच दे ब्रीच, जो आपने ब्रीच किया है। फिर कोर्ट ने ये बात भी कही कि जो प्रोविजन है सेक्शन 79 का वो आपको नहीं मिलेगा। इसको ऑब्जर्व, ये भी ऑब्जर्व किया गया कि द ग्रांट ऑफ लाइसेंस और इट्स रिन्यूअल बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मान लो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको नया सारी लाइसेंस दिया, आपकी ये मतलब थोड़ा नहीं है कि भी आप ड्यूटी केयर नहीं करोगे। मान लीजिए मेरे पास गाड़ी का कुछ लाइसेंस, हम ये थोड़ा नहीं मुझे अधिकार मिल जाएगा कि मैं गाड़ी से एक्सीडेंट करते जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड, जो आप ड्यूटी ब्रीच कर रहे हो, ड्यूटी को तोड़ रहे हो, जो आपकी ड्यूटी बन रही थी, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ या नहीं हुआ। दे इट रूल्ड कैन नॉट बी हेल्ड टू इम्यून, आपको जो लाइबिलिटी से इम्यून नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा कि गुड फेथ वर्ड बी बाउंड बाय लॉ, हमने देख लिया था सेक्शन 43 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे आईपीसी का। अब हम डिस्कस करेंगे गुड फेथ जो सेक्शन 52 में है कि गुड फेथ और बाउंड बाय लॉ में क्या कुछ रिलेशन है। थोड़ा सा ये ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा। सेक्शन 52 आईपीसी का कहता है, गुड फेथ के बारे में बताता है, ये कहता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट, अगर मान लो ड्यू केयर और अटेंशन के बिना आपको एक्ट करते हो तो गुड फेथ में नहीं आएगा। ये ऊपर वाले केस में वो ड्यूटी टू केयर की बात आ रही है ना, वो इसी से रिलेटेड है। द टर्म गुड फेथ जो है वो डिफाइन किया गया है नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ शुरुआत ही नथिंग से हो रहा है। लेकिन अगर आप सेक्शन 3 का 22 क्लोज देखते हो जनरल क्लोजेज एक्ट का, वो डिफाइन करता है पॉजिटिव मैनर में। वो कहता है अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ वेर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, अगर ईमानदारी से किया जाता है और चाहे वो नेग्लिजेंटली किया हो आपने, फिर भी वो गुड फेथ की कैटेगरी में आ गया होगा। एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट में कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं करती सेक्शन 52 के साथ, तो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ, द एक्यूज ने चैलेंज किया जो कन्विक्शन हुई थी उसकी डिफेमेशन के तहत। इन दिस केस में द एक्यूज जो है उसने एक स्टेटमेंट पब्लिश कर दी थी एस सुरेंद्र सिंह खैरो के जो प्रताप सिंह खैरो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में पंजाब के, उनके जो ये चीफ मिनिस्टर थे सुरेंद्र खैरो, उनके खिलाफ कुछ कमेंट कर दिया कि वो नॉट ओनली लीडर, ये सिर्फ लीडर नहीं है, तो स्मगलर भी है और ये क्रिमिनल भी है, ऐसे कुछ कमेंट कर दिया। उसके डेफेमेशन का केस बना, उस पे 500 के अंदर उसको आईपीसी के अंदर उसको चार्ज किया गया, पनिशमेंट भी उसपे दी गई, कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन वर्ड यूज हो गया, जिसका मतलब उसको पनिशमेंट दी गई। फिर बट बिकॉज द कल्प्रिट हैपेंस टू बी चीफ मिनिस्टर सन द केस आर ऑलवेज सेट, तो ये आपने मान के चलिए कि मान लो जो केस है ऐसा कुछ स्टेटमेंट वगैरह दी गई तो वो एक चीफ मिनिस्टर का सन है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। कंप्लेंट फाइल की गई है सुरेंद्र सिंह के द्वारा, उसमें कहा गया कि जो प्रेस स्टेटमेंट जो थी वो डेफेमेटरी थी। एक्यूज ने क्लेम किया कि उसे 9th जो एक्सेप्शन है गुड फेथ के हिसाब से 499 की, उसके तहत कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि गुड फेथ का मतलब जो है हमेशा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता रहा है। इस केस में सॉरी एक्यूज लेड एक्सटेंसिव एविडेंस, उसने कहा कि उसने गुड फेथ में किया, ड्यू केयर और अटेंशन में किया। इस वजह से यहाँ पर सेवरल न्यूज़पेपर में अगर वो स्टोरेज आ गई है तो कुछ मेंबर्स अगर उसके अंदर आ गए सिमिलर स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर उसको जो है गुड फेथ के तहत छोड़ दिया गया था। ये वही चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, एक और इम्पोर्टेंट केस। इसमें क्या हुआ, एक शिकायत करता था वाज मेड बाय अ नर्स अटैच्ड विद सिविल डिस्पेंसरी अगेंस्ट द अक्यूज्ड। वो द प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट था। उसने एक लेटर लिखा सिविल सर्जन को इस बेसिस पर कि जो लीडिंग मैन है, जो समाज के जो लोग हैं वो लोग जो है बहुत बुरा एक रेपुटेशन पे फर्क डाल रहे हैं। तो नर्स जो थी वो सिविल डिस्पेंसरी के साथ अटैचमेंट था कोई ऐसा। देयर वाज नो प्रूफ, यहाँ पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला इंक्वायरी से फैक्ट्स के बारे में कि कोई रीजनेबल केयर रखी गई थी। और इस मामले में द कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज है उसने बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई एक्ट किया था। हालांकि प्रेसिडेंट होते हुए म्युनिसिपल कमेटी के ही वाज रिक्वायर्ड टू अटमोस्ट प्रूडेंस, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसकी कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया गया। तो इसमें क्या था कि एक कंप्लेंट वाज मेड, नर्स के द्वारा एक कंप्लेंट की गई सिविल डिस्पेंसरी के
अगेंस्ट उसके एक्यूज के तौर पर जो प्रेसिडेंट था म्युनिसिपल कमेटी का, तो उसने लेटर लिखा कि जो एलिगेशन है कि जो कम्युनिटीज के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन वो जो है एक इलीगल रिलेशन जो है वहां पर बनाते हैं और उसके साथ जो है कि रिपेयरिंग साइकिल रिपेयर के साथ वहीं जो है एक साइकिल रिपेयर की कोई शॉप है उससे जो रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा कोई मैटर इसमें निकल के आया था। हमारे लिए केस का नाम इंपॉर्टेंट है कि नर्स वाला केस था, उसमें ये बात इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई थी कि जब कोई अथॉरिटी होती है तो उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि उसको जो है ड्यू केयर एंड अटेंशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो ड्यू केयर एंड अटेंशन को फॉलो नहीं करता तो वो जो है सेक्शन 79 में और 76 में किसी भी प्रकार से फॉल नहीं करेगा, किसी प्रकार के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, और प्राइवेट डिफेंस तो एक अलग ही मैटर हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ एक केस है जो जिनके नाम इंपॉर्टेंट, इनके फैक्ट्स क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ नाम पर ही ध्यान रखना है कि प्री में पूछ लिया जा सकता है। मेंस में अगर आपको केसेस के नाम याद नहीं भी रहते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेंस में अगर आपने प्रोविजंस अच्छे से डिस्कस कर दिया तो वही सफिशिएंट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।